अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चला जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में कॉग्निटिव साइकोलॉजी को। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से जो की एरियाज हैं इसके, किन किन चीज़ों के बारे में जो है वो हम इनको इनमें पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है वो हम की कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि किन किन लोगों में ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अपना जो है वो रोल प्ले किया हुआ है। सबसे पहले जो है वो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस सच एज अटेंशन, लैंग्वेज यूज, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एंड थिंकिंग वगैरह वगैरह। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है वो आपके मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपके मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है। मेंटल प्रोसेसेस जिनको हम हायर ऑर्डर फंक्शनिंग भी कहते हैं, जिनको हम एग्जेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं, जिस तरह ये अटेंशन, लैंग्वेज यूज, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके हायर ऑर्डर फंक्शंस भी हैं, ये आपके एग्जेक्टिव फंक्शंस भी हैं, ये आपके मेंटल प्रोसेस या मेंटल फंक्शंस भी हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है ये वो इन तमाम एरियाज को जो है वो डील करती है, डिस्कस करती है कि एक बंदा किसी चीज के बारे में क्यों सोच रहा है और इस तरह ही क्यों सोच रहा है। मतलब एक चीज है उसके बारे में मैं किसी और तरीके से सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक पेंसिल पड़ी हुई है, मैं ये कहता हूँ यार ये बड़े खूबसूरत पेंसिल है, मैं इसको इस नुक्ता नजर से देख रहा हूँ। दूसरा कहता है नहीं यार, इसमें ये लिखने में अच्छी है, खूबसूरत हो ना हो मुझे तो इसलिए अच्छी लग रही है कि ये लिखने में अच्छी है। ठीक है। तीसरा बंदा ये कहता है यार ये खूबसूरत भी ना हो, शायद लिखने में अच्छी ना हो, लेकिन इसकी ग्रिप अच्छी है, ये हाथ में पकड़ी इजीली पकड़ी जाती है और ये स्लिप नहीं होती। तो हर बंदा जो है वो डिफरेंट वे से सोच रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब ये सवाल ये है कि हर बंदा क्यों डिफरेंट वे से सोच रहा है, हर बंदे की थिंकिंग जो है वो डिफरेंट क्यों है। दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब इसमें कौन कौन से की एरियाज हैं, किन किन के एरियाज को डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट, मेमोरी। ठीक है जी, मेमोरी को डिस्कस किया जाता है। एग्जामिन हाउ इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड, स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड। यानी मेमोरी में हम क्या देखते हैं कि इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया इन मतलब ब्रेन के अंदर लेके जाया जाता है, इनकोड किया जाता है, किस तरह जो है वो स्टोर किया जाता है अंदर, और किस तरह जो है ये इनको रिट्रीव किया जाता है, इसको बाहर कैसे यूज, काम के वक्त जब हमें जरूरत पड़ती है किसी इंफॉर्मेशन की तो हम किस तरह जो है उसको ब्रेन से बाहर लाते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। ब्रेन से बाहर लाने का मतलब ये नहीं होता कि ब्रेन से बाहर उठा के ले आना, मतलब कि उसको कैसे हम वक्त आने पे यूटिलाइज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। आगे आ जाता है अटेंशन। इन्वेस्टिगेट हाउ इंडिविजुअल सेलेक्टिवली फोकस ऑन सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट व्हाइल इग्नोरिंग अदर्स। यानी किस तरह जो है वो एक शख्स एक वक्त में किसी खास चीज पे तवज्जो जो है वो अपनी मरकूज रखता है, हालांकि उसकी नजर में बहुत सारी चीजें जो है वो आ रही हैं, लेकिन चूंकि देखें मैं सामने बैठा देख रहा हूँ तो मेरे पास और बहुत सारी चीजें हैं, ये ड्रेसिंग टेबल है, एक मेरा दूसरा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, प्रिंटर है, लेकिन मेरे सामने बुक्स पड़ी हैं, ये नोटबुक पड़ा, मोबाइल पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्लेट पड़ी, ये वो कोई दर्जनों किताबें पड़ी हैं, लेकिन मैं इस वक्त क्या देख रहा हूँ, मैं अपने लैपटॉप पे फोकस किए हुए हूँ, मेरी टेंशन मेरा लैपटॉप है इस वक्त। ठीक है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये देखती है कि भाई सारी चीजें इग्नोर करके कैसे बंदा जो है और क्यों कैसे जो है वो एक ही चीज पे अटेंशन को या अपनी तवज्जो को जो है वो मरकूज किए हुए है। आगे आ जाता है लैंग्वेज स्टडी, द कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन लैंग्वेज एक्विजिशन, कंप्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन। किस तरह जो है वो हम लैंग्वेज को सीखते हैं, किस तरह उसको समझते हैं, किस तरह उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी की सारी जो है ये इस कॉग्निटिव प्रोसेस को स्टडी करना या समझना कि ये सारे काम किस तरह होते हैं। ठीक है। इस ये भी एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एस्पेक्ट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल सॉल्व्स देयर प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस। आप कोई भी काम करते हैं, आप किसी मसले को हल करते हैं या कोई फैसला लेते हैं, मतलब मैंने लाहौर जाना है नहीं जाना है, मैं फैसला लूंगा हाँ मैंने लाहौर जाना है। ठीक है। मेरे सामने को मसला आ जाता है, मैं देखता हूँ अच्छा यार इसको हल करने का ये तरीका है, बट दिस इज अ वेरी सूटेबल एंड क्लोज टू द रियल सिचुएशन और मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो जो मेरी नजर में जो बेहतरीन मसले का हल होगा मैं वो लूंगा। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहती है कि बंदा ऐसा क्यों करता है।
ठीक है, कैसे वो डिसीजन मेकिंग करता है, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो उसको भी हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डोमेन में रहते हुए देखना है। आगे आ जाता है परसेप्शन। एग्जामिन हाउ इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। किस तरह जो है एक शख्स सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है वो परसीव करता है और उसको जो है वो इंटरप्रेट करता है। मतलब ये पेंसिल है, मैंने इसको परसीव किया कि ये मेरे हाथ में कोई चीज है, फिर मैंने इसको इंटरप्रेट किया कि अच्छा हाँ ये पेंसिल है। पहले मैंने जस्ट परसीव किया थ्रू सेंसरी स्टिमुलाई, सेंसरी, ये सेंसरी स्टिमुलस है ना बेसिकली। मैंने इसको देखा अपनी आईज के जरिए। आईज बेसिकली द वे टू गेटिंग द नॉलेज, द सोर्स ऑफ गेटिंग द नॉलेज, सेंसरी नॉलेज। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी आंखों के जरिए इसको देखा, फिर मैंने उसको इंटरप्रेट किया कि अच्छा ये पेंसिल है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फोकस ऑन हाउ कॉग्निटिव एबिलिटीज चेंज एंड डेवलप अक्रॉस द लाइफ स्पैन। अच्छा, इसके अंदर जो है फिर आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी देखते हैं कि किस तरह जो है वो इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ चेंज होती हैं या बढ़ती हैं या कम होती हैं या क्या होता है। मतलब आई एम डिस्कसिंग द चेंज, ठीक है। तो ये चेंज कैसे होती रहती हैं उम्र बढ़ने के गुजरने के साथ साथ, हम इनको भी डिस्कस करते हैं। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस इंटीग्रेट कॉग्निटिव साइकोलॉजी विद न्यूरोसाइंस टू अंडरस्टैंड द न्यूरल बेसिस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। अब इसमें क्या करते हैं हम कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में, हम अपनी बेसिकली कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस टू अंडरस्टैंड द न्यूरल बेसिस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। यानी ये जो हम जितने भी काम करते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, थिंकिंग, लर्निंग, ब्ला ब्ला, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, इनका हम देखते हैं कि ब्रेन के साथ कहाँ ताल्लुक है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को डील कर रहा है। जिस तरह हम कहते हैं ना फ्रंटल लोब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी लर्निंग में बड़ा रोल प्ले करता है। दिस इज कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस बिकॉज आई एम गोइंग टू लिंक द ब्रेन पार्ट्स विद आवर कॉग्निटिव एबिलिटीज, कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो जब आप देखते हैं कि आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा, कौन सी लोब, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा केमिकल जो है, तो आपने पढ़े हैं ना एंडोक्राइन सिस्टम में के केमिकल रिलीज होते हैं, फिर आपने देखा कि नर्वस सिस्टम से जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, फिर आपने फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब पढ़ी, फिर आपने ब्रोका एरिया पढ़ा, आपने फिर वर्निक्स एरिया पढ़ा, उसके बाद आपने सेंसरी पार्ट ऑफ द पढ़ा कि उसमें मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है, मोटर सेंसरी कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल लोब, आपने लिम्बिक सिस्टम पढ़ा, आपने हाइपोथैलेमस, थैलेमस को पढ़ा, आपने उसके बाद जो है वो सेप्टम, एमेग्डला, हिपोकैम्पस, आपने सेरिबेलम को पढ़ा, आपने पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगटा, आपने रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, आपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा, आपने उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, आपने वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपने लेयर्स के बारे में पढ़ा। तो कहने का मकसद ये है, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी किसी ना किसी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। आगे आ जाती है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव मॉडलिंग इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर मॉडल्स टू स्टिमुलेट ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ठीक है जी, आपके जो कंप्यूटर मॉडल्स हैं, कंप्यूटर टेक्निक्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इवन के वीडियो गेम्स हैं, आपके जितने भी आपकी एप्स हैं, ये आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस को किस तरह इनहेंस करती हैं, किस तरह बढ़ाती हैं, किस तरह आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस पर ये असरअंदाज होते हैं। आगे आ जाता है कॉन्शियसनेस एंड मेटाकॉग्निशन। एक्सप्लोर द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल्स अवेयरनेस ऑफ देयर ओन कॉग्निटिव प्रोसेस। यानी किस तरह जो है ये लोगों को, मतलब इसको स्टडी करते हैं कि कॉन्शियसनेस की नेचर क्या है और किस तरह लोग अपने ही जो कॉग्निटिव प्रोसेस से कैसे अवेयर रहते हैं, कैसे उनको पता होता है कि हमारा जो है वो कौन सा प्रोसेस इस वक्त जो है वो काम कर रहा है। उसके बाद आता है लर्निंग एंड कॉग्निशन। एग्जामिन हाउ इंडिविजुअल एक्वायर न्यू इंफॉर्मेशन एंड स्किल। फिर ये जो है वो लर्निंग के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि किस तरह कोई शख्स जो है वो कोई नई इंफॉर्मेशन को सीखता है, कोई स्किल वगैरह जो है वो सीखता है। आगे आ जाता है जी कंट्रीब्यूशंस टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी हैव कम फ्रॉम वेरियस इन्फ्लुएंशियल फिगर्स। वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इसमें जो है वो ज्यादा काम किया हुआ है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, क्या क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले आ जाता है जीन पियाजे। आपने देखा ही होगा, इसमें मेरा ख्याल है कि कोई जीन पियाजे किसी भी तारफ का मोहताज नहीं है। क्या किया था उसने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पेश की थी जिसमें उसने बताया था कि 4 स्टेजेस होती हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल,
کنکریٹ آپریشنل, فارمل آپریشنل. پھر اس میں بہت ساری ٹیکنیکس بتائی تھی اس نے بتایا تھا کہ ایگو سینٹرسزم ہوتی ہے, اس نے بتایا تھا کہ جو ہے وہ آبجیکٹ پرماننس ہوتا ہے, اور بھی بہت ساری ٹیکنیکس جو ہیں وہ اس نے ڈسکس کی اس میں اپنی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیوری میں. اس نے کہا کہ عمر کے ساتھ ساتھ 0 to 2 years اور سٹیج ہوتی ہے, 2 to 7 اور ہوتی ہے, 7 to 11 اور ہوتی ہے, 11 to onward جو ہے وہ کوگنیٹو ابیلٹیز اور طرح جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہیں یا ڈیولپ ہوتی ہیں. آگے نوم revolutionized the study of language with his theory of the universal grammar, challenging behaviorist ways to language acquisition. اچھا, اس نے جو نام چمسکی تھا, اس نے لینگویج ایکوزیشن پہ بہت کام کیا. اس نے گرامر, یونیورسل گرامر جو تھی اس پہ جو ہے وہ بہت کام کیا. اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے سارے کام جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. بیسیکلی آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس نے لینگویج سے ریلیٹڈ کام کیا تھا. کہ سوال آ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ جین پیاجے نے کیا کیا تھا, نام چمسکی نے کیا کیا تھا, الٹرک نیزر نے کیا کیا تھا, یہ سارے آپ کے مائنڈ میں ان کے کام ہونے چاہیے. الٹرک نیزر جو ہے وہ کوائن دا ٹرم, کوگنیٹو سائیکالوجی کی جو ٹرم نکالی تھی وہ الٹرک نیزر نے نکالی تھی. ٹھیک ہے جی. coined the terms cognitive psychology and played a key role in establishing it as a distinct field. اس نے کہا تھا کہ cognitive psychology کی ٹرم نکال کے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ایک الگ فیلڈ ہے. ایلن بیڈلے proposed the working memory model. working memory آپ نے دیکھا ہے نا کہ میموری کتنی قسم کی ہوتی ہے, sensory memory, short term memory and long term memory. ٹھیک ہے, تو which describe the active processing and temporary storage of information in the mind. یعنی اس نے میموری پہ کام کیا تھا اور اسپیشلی اس نے ورکنگ میموری کے ماڈل پہ کام کیا تھا. آگے آ جاتا ہے الزبتھ لوفٹس. یار یہ دیکھو کون گرا جی. اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے الزبتھ لوفٹس کی. کنڈکٹ انفلوئنشل ریسرچ آن دا malleability of human memory and the creation of the false memories. یعنی کہ الزبتھ لوفٹس نے بہت زیادہ انفلوئنشل ریسرچ کی, بہت زیادہ ریسرچ کی کہ میموری کس طرح میلیبلٹی یعنی کہ خراب ہو جاتی ہے, کس طرح پرابلم آ جاتے ہیں آپ انسان کی میموری میں, اور کس طرح جو ہے وہ غلط قسم کی غلط یعنی کہ انفارمیشن جو ہے وہ انسان کے اندر کریٹ ہو جاتی ہے, میمورائز ہو جاتی ہے. ہربرٹ سائمن اینڈ ایلن نیوویل pioneered research in artificial intelligence and cognitive modeling, developing the concept of problem solving through heuristic. ٹھیک ہے جی. heuristic کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ this is the method to solve any problem through shortcut. ٹھیک ہے, تو یہ جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں جو ہم پرابلم سالونگ کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ہربرٹ سائمن اور ایلن نیوویل نے یہ پائنیئر تھے کس کے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کوگنیٹو ماڈلنگ کے, اور انہوں نے ہی ڈیولپنگ دا کانسیپٹ آف پرابلم سالونگ تھرو ہیورسٹک, یعنی کہ آپ ہیورسٹکس کے تھرو جو ہے وہ پرابلم سالونگ کیسے کرتے ہیں, یہ کانسیپٹ بھی انہوں نے دیا تھا. ہربرٹ سائمن پھر آ جاتا ہے جی pioneered research in artificial intelligence. یہ تو میں نے ابھی بات کر لی ہے, ٹھیک ہے, یہ دوبارہ مجھ سے جو ہے وہ ریپیٹ ہو گیا. جارج اے ملر known his for his cognitive psychology, particularly his research on memory and information processing. جارج اے ملر نے جو ہے وہ میموری اور انفارمیشن پروسیسنگ پر کام کیا تھا. ایرن بیک کا تو سب نے نام سنا ہوگا, جو آج تک وہ بیک ڈپریشن انوینٹری اینڈ بیک انزائٹی انوینٹری جو ہے وہ سارے یوز کرتے ہیں. ڈیولپڈ کوگنیٹو تھراپی, a widely used approach for treating various psychological disorders and psychopathologies as well. البرٹ بنڈورا, یہ بھی سب نے ہی سنا ہوگا, کچھ نام اس میں سے نئے تھے لیکن کچھ جو ہے وہ خیر میں نے یہ سارے پڑھے ہوئے تھے کیونکہ یہ بار بار ہسٹری وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں ان چیزوں کی. تو ہمارے جو نئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا موسٹلی نہیں پڑھتے, سام ٹائم ہم بھی نہیں پہلے پڑھتے تھے, یہ تو جب سے پڑھانا شروع کیا ہے تو ان چیزوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں. تو البرٹ بنڈورا نے جو ہے وہ سوشل کوگنیٹو تھیوری میں بہت کام کیا تھا. اس کا ایکسپیریمنٹ بہت ہی فیمس, جو سب سے زیادہ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا وہ بوبو ڈال ایکسپیریمنٹ ہوا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ جی جناب آپ اگر کوئی چیز سیکھتے ہیں تو وہ آبزرویشن کے تھرو جو ہے, اس نے آبزرویشن کا طریقہ بھی کہا تھا, اس نے کہا آبزرویشن کے تھرو آپ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا کوگنیٹو تھیوری میں بھی نام ہے اس کا. اگر بیہیویئرزم کی بات کریں تو البرٹ بنڈورا کا اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ عمل دخل ہے. تو ٹھیک ہے جی, یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ کوگنیٹو سائیکالوجی, اس کی ڈیفینیشن ہو گئی, آگے اس کے کی تھیورسٹ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس میں سے کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہے تو مجھے بتائیں.